और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम के कड़े रुख का असर अब दिखने लगा है। लोक निर्माण विभाग के एक सेक्शन में 14 महीने तक अटकी फाइल अब कईयों पर भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री अब लापरवाह और लेट लतीफ कर्मचारियों को लेकर पूरे एक्शन मोड में हैं। सीएम का निर्देश जारी होते ही सचिवालय के कई सेक्शन में सालों से जमे कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। सचिवालय प्रशासन ने शुक्रवार को 24 रिव्यू ऑफिसर, 13 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और 2 कंप्यूटर सहायक के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात करते हैं बारिश और बर्बादी की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। साथ ही जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वहां पर सभी जिलाधिकारियों, आपदा प्रबंधन की टीमें, एसडीआरएफ, एफएनडीआर पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं भारी बारिश से अब तक प्रदेश के 126 सड़कें मलबा और लैंडस्लाइड आने की वजह से बंद है, जिनको लगातार खोलने की कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ से आज की सबसे खतरनाक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां सिमकोट गिनी बैंड रोड पर कुछ ऐसे पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और लगातार ये पत्थर गिरते ही जा रहे हैं। पहाड़ में ऐसे भयानक नजारे देखने को मिल रहे हैं और पिथौरागढ़ का ये वीडियो बेहद खतरनाक है, डरा देने वाला है। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग भी बेहद डरे हुए हैं। बरसात के इस मौसम में पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसीलों में आसमानी आफत का तांडव हर तरफ देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह लगातार यहां पहाड़ से मलबा दरकता जा रहा है। दरक रहे हैं पहाड़ और सड़कें बंद हो रही हैं, हाईवे बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अगर सोचिए कि यहां से इस वक्त कोई गुजर रहा हो, कोई यहां पर हो, तो उसका क्या हश्र होगा। पिथौरागढ़ की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में एक बाइक जौल नाले में तेज बहाव में बह गई, जिस कारण एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाले का बहाव कितना तेज है और पानी के तेज बहाव में बाइक फंस गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। मृतक आईटीबीपी में जवान था। बाइक सवार दोनों भाई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मौसम विभाग ने कुमाऊं के 6 जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि इन जिलों में मौसम ने करवट बदली है, लगातार बारिश हो रही है। मौसम का किस तरह का जो हाल है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जिस तरीके का पूर्वानुमान लगाया था वो भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। विशेषकर कुमाऊं के 6 जिलों की बात करें तो यहाँ पर उधम सिंह नगर से लेकर के पिथौरागढ़ तक जबरदस्त बारिश हो रही है और जिसका असर यह है कि मैदान की नदियां हो या पहाड़ की नदियां हो, पूरी तरीके से बारिश के पानी से लबालब हैं। और इस बारिश का असर ये हो रहा है कि जो हाईवेज हैं हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या फिर जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 1200 से ज्यादा सड़कें इस समय प्रभावित हैं, यानी भूस्खलन के कारण वो सड़कें बंद हैं। और दूसरी तरफ आपदा भी हमें देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़ जैसे जिलों में लगातार आपदा की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस सब के बीच ये कहा जा सकता है कि एक तरफ बारिश की मार भूस्खलन के रूप में हमारे सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। चमोली में ऑल वेदर रोड बरसात में खासी खतरनाक हो गई है। कई जगहों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो कई जगहों पर नए लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। कई नाले यहां सड़कों पर आ गए हैं, जिन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है।
भनेर पानी, टंगड़ी, काली मंदिर, पागल नाला, कोड़िया और कुहेड़ के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है और जरा सी बारिश में भी हाईवे बंद हो रहा है, जबकि लामबगड़ में पिछले 4 साल से ट्रीटमेंट का काम चल रहा है जो भी अधूरा पड़ा हुआ है। लगातार गिरते पत्थरों के बीच हाईवे खोलने में भी खासी दिक्कत आ रही है। नाले को भी मशीनों के जरिए डाइवर्ट किया जा रहा है। रोज रात में और अर्ली मॉर्निंग में बारिश हो रही है, जिसके कारण रोज रोड बंद हो रही है और रोज तत्काल मशीनें लगाकर उसको खुलवाने की कार्रवाई भी की जा रही है। और फिलहाल NH का जो चमोली टू कर्णप्रयाग का पार्ट है वो पूरा खुला हुआ है, लेकिन चमोली टिहरी से खबर है जहां NH 94 फिर बंद हो गया है। आमसिरा के पास भारी मलबा आने से NH बंद हो गया है। वहीं NH बंद होने से दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बता दें कि लगातार बारिश होने और मलबा आने से NH 94 बाधित हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 94 को एक बार फिर बंद करना पड़ा है। बारिश के चलते यहां लगातार इस हाईवे को बंद करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मलबा हटाने का काम भी यहां से जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश चुनौतियां पेश कर रही हैं और ऐसे में बार बार इस हाईवे को बंद कर देने से मुसाफिरों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। उधम सिंह नगर के साथ ही सीमांत खटीमा में बीती रात से हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खटीमा की तस्वीर बता रही है कि क्या नेशनल हाईवे, क्या दर्जनों गांव को जोड़ने वाले कंजाबाग रोड की क्या हालत है। साथ ही तस्वीरें ये भी दिखा रही हैं कैसे जान जोखिम में डालकर लोग इन रास्तों से निकल रहे हैं। स्थानीय लोग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के अलावा नगरपालिका प्रशासन को बाढ़ जैसे हालातों के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। हाँ, सब जगह पूरा टोटली, कहीं पर भी जाओ सब जगह पानी भरा हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है। और पूरा कूड़ा और पानी, दो चीज़ तो पूरी खटीमा में फेमस हो गया आज की डेट में। ये है कि नगर पालिका की सीधा सीधा लापरवाही है और जनता का ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोगों ने कितनी बार इसमें धरना प्रदर्शन कर दिया कि रोड बनाओ, नाली साफ करो, निरीक्षण भी कर दिया है, फिर भी जो नगर पालिका है क्या कहते हैं नालियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सफाई नहीं कर रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। ऋषिकेश के गंगा तटीय इलाके सांग और सुसवा नदी के पानी से लगातार प्रभावित है, जिसके चलते गोरी माफी श्यामपुर खादरी क्षेत्र में पानी से लगातार जमीन कटाव होने लगा है और नदियों का पानी सुरक्षा तटबंध को तोड़कर गांव में घुसने लगा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और डीएम के जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से पूरे जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं टिहरी डैम का जलस्तर 801.35 मीटर पहुंच गया है, जिसके बाद झील से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जिले में बारिश के चलते NH 58 भी तोता घाटी में बंद चल रहा है और NH 94 पर पकोट, नागड़ी और ताचिला में मलबा और बोल्डर लगातार गिर रहा है। देहरादून में बीजेपी विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है। विधायक महेश नेगी की पत्नी ने एक महिला और रिश्तेदारों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया है। महिला पर विधायक महेश नेगी से 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है और महेश नेगी के बेटे को इसके लिए ब्लैकमेलिंग का कॉल आया था। द्वाराहाट से बीजेपी के विधायक हैं महेश नेगी। उनकी पत्नी रीता नेगी ने केस दर्ज कराया है। नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ब्लैकमेलिंग की शिकायत की गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कह रही है पुलिस? उनकी पत्नी भी यहाँ देहरादून में रहती है, तो उन्होंने यहाँ पर नेहरू कॉलोनी पुलिस को एक रिपोर्ट दी है, तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि एक महिला ने उन पर उनके पति के साथ उनका संबंध होने का आरोप लगाते हुए वो महिला लगातार फोन करके ब्लैकमेलिंग कर रही है। ये तहरीर में कहा गया है, बाकायदा कहा गया है कि महिला ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है और यदि 5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो महिला ने ये धमकी भी दी कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। ये महेश नेगी की पत्नी ने अपनी तहरीर में कहा है, रिपोर्ट में कहा है। दूसरी ओर जब पुलिस ने बातचीत की तो महिला का भी कहना है
कि उसकी एक बेटी है और उसका ये कहना है कि उसकी बेटी का जब उसके पति से डीएनए मैच कराया गया तो डीएनए मैच नहीं हुआ। महिला का कहना है कि उसके पिछले 2 सालों से महेश नेगी से विधायक से संबंध है और जो बच्ची उनके पास है वो महेश नेगी की बच्ची है, लिहाजा महिला चाहती है कि इस बच्ची का भी डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये पूरा मामला है, पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है। विधायक महेश नेगी से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो रास्ते में है, वो देहरादून के लिए निकले हैं और जब देहरादून पहुंचेंगे तो जरूर वो बातचीत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस में वापसी की खबरों पर हैरानी जाहिर की है। रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैला रही है क्योंकि कोई भी वापस कांग्रेस में नहीं जाना चाहता। कांग्रेस तो खुद भस्मासुर है, वहां कोई नहीं जाएगा। देखिए, मैं समझती हूँ ये केवल और केवल र्यूमर है। जिनके पास कुछ करने को नहीं है उनके पास में केवल अफवाह उड़ाने के अलावा मैं समझती हूँ शायद कुछ भी नहीं है। हम लोग लगातार अपना काम बड़े समर्पित भाव के साथ में, कमल के फूल के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ में समर्पित भाव से जो है काम कर रहे हैं। और नैनीताल से खबर है जहां पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया वसूली मामले में हाईकोर्ट में सरकार, मुख्य सचिव और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और पूछा है कि क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूड़ी और राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पक्षकार बनाया गया है। रूरक संस्था की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर बाजार भाव से बंगलों का किराया वसूला जाए। साथ ही सरकार को भी आदेश दिया था कि इनके अन्य भत्तों को भी जोड़कर इनसे वसूली की जाए, लेकिन सरकार बकाया वसूलने के बजाय इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए एक्ट लेकर आई, जिस एक्ट को हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट ने इस मैटर में एक्सप्रेसली ऑब्जर्व किया है दैट इट्स ए वेरी सीरियस इशू। ऑल आर पब्लिक लुमिनरीज, दे शुड हैव पेड द मनी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोर्ट हैज गिवन देम 3 weeks टाइम टू शो कॉज दैट व्हाई द चार्जेस मे नॉट बी फ्रेम्ड अगेंस्ट देम। सो आफ्टर 3 weeks इस मैटर को कोर्ट ने फर्दर हियरिंग के लिए पोस्ट किया है। सो लेट अस सी इफ दे पे इट और दे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर चर्चाओं में है। 9 अगस्त को पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे तो अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 अगस्त को गैरसैंण जाकर विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान सीएम गैरसैंण में विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण भी करेंगे। सीएम 15 अगस्त को गैरसैंण में रुकने के बाद 16 अगस्त को दूधा तोली जाकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित हुई है, वहाँ पर ध्वज आरोहण का कार्यक्रम है। साथ ही कुछ वहाँ पर शिलान्यास और कुछ घोषणाएं भी वहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा अगले दिन 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल है दूधा तोली पहाड़ पर बुग्याल में, फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर पुष्पांजलि की जाएगी और कुछ अन्य लोगों को भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर से गैरसैंण जाएंगे और अगर मौसम खराब हुआ तो सीएम का दौरा रद्द भी हो सकता है। ऐसे में अगर सीएम गैरसैंण नहीं गए तो डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान गैरसैंण में झंडारोहण करेंगे। और आज मुझे निर्देश हुआ कि आप वहां गैरसैंण जाएं, झंडारोहण करेंगे और संभवतः कल मुख्यमंत्री भी वहां आएंगे। अगर मौसम साफ रहा तो मुख्यमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष जी, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो भी वहां आने वाले हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत आज जसपुर पहुंचे, जहां हरीश रावत ने ऐलान किया कि 15 अगस्त को जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे होंगे उस समय वो ढंढौरा से ढंढेरा तक बैलगाड़ी से यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा विकास के लिए होगी क्योंकि ये सड़क गड्ढों से भरी हुई है, इसीलिए बैलगाड़ी से चलने के लिए उन्होंने ये सड़क चुनी है। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की तस्दीक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बयानों से होती है। दरअसल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने इन तीनों को बहुत कुछ दिया है और पार्टी को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन तीनों पर ही है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि 2017 में भी इनके पास जिम्मेदारियां थी और अभी भी इन्हीं के पास जिम्मेदारियां हैं। अगर ऐसे में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता माफ नहीं करेंगे। इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें और नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता किसी को माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ी जो है वो चुनौती इस समय इस बात की है और हम पता नहीं किस तरह के घमंड में कि नहीं जो है वो सारा उत्तराखंड जो है वो त्रिवेंद्र रावत जी से नाराज होकर के और जो है वो सारे के सारे जो है 100% वोट जो है वो कांग्रेस को दे देगा। मेरे ख्याल से उस तरह की गलतफहमी में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विकास भवन और तहसील देहरादून के ई ऑफिस प्रणाली का लोकार्पण किया। अब जनता को छोटे छोटे कामों के लिए तहसील और विकास भवन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन ही ये काम घर से ही हो जाएंगे। 12 अगस्त को खटीमा में कोरोना मरीज की मौत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके लिए जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। आरोप है कि मरीज को सरकारी एम्बुलेंस के अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस ने भी ले जाने से इनकार कर दिया था। पकड़िया गांव की युवती ने आरोप लगाया था कि उसके पिता को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिससे मौत हो गई। अब इस पर कार्रवाई होने जा रही है। विकासनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने 28 फीटा रोड पर बने कैंटोनमेंट जोन की खबर दिखाई, जिसमें बताया गया कि 9 अगस्त को डीएम के निर्देश के बाद भी कैंटोनमेंट जोन नहीं खोला गया। इससे लोग खासे परेशान थे। खबर चलने के बाद अब कैंटोनमेंट जोन खोल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मामले में उप जिलाधिकारी विकासनगर ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही कैंटोनमेंट जोन खोला गया है। कोटद्वार में बाजार पुलिस चौकी में तैनात एक सिपाही में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरी पुलिस चौकी को सील कर दिया गया और चौकी के स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। सभी पुलिस वालों के सैंपल ले लिए गए हैं और चौकी का सारा कामकाज कोतवाली शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसी के चलते 10 तारीख को हमारे बाजार चौकी का सैंपल लिए गए थे, तो उनमें से एक कर्मचारी का हमारा पॉजिटिव आया है। जैसे उसका पॉजिटिव कल आया है तो हम लोगों ने उसके जो निकट संपर्क के जितने भी लोग हैं सबको हमने कोविड-19 केयर सेंटर में भिजवा दिया है, उसके परिवार वालों को भी। आईटी इंडस्ट्री के गढ़ के तौर पर हैदराबाद, बेंगलुरु और फिर गुरुग्राम को ही जाना जाता है, लेकिन अब अपने हल्द्वानी में भी आईटी सेक्टर की नींव पड़ चुकी है। हल्द्वानी के रहने वाले मोहित, श्वेता, विवेक और राघवेंद्र नाम के 4 दोस्तों ने हौसले की ऐसी उड़ान भरी है कि इनकी एक कोशिश उत्तराखंड के यंग प्रोफेशनल्स को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों के पैकेज पर काम करने वाले ये टेक्नोक्रेट अपने प्रदेश लौट चुके हैं और लॉकडाउन के पिछले 5 महीनों के दौरान इन्होंने हल्द्वानी में ही अपनी आईटी कंपनी की शुरुआत कर डाली है, जिसमें विदेशी कंपनियों के लिए भी काम हो रहा है। इट्स एन ऑफशोर डेवलपमेंट कंपनी। हम लोग बाहर काम करते हैं हिंदुस्तान के, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट शिफ्ट टू माय होम प्लेस। यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, भीड़ भड़क्का कम है। अपनी नई नवेली कंपनी के जरिए चारों दोस्त अपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम कर रहा है तो कोई बिजनेस कंसल्टेंसी और आर्किटेक्चर से जुड़ा है और स्थानीय लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि छोटे छोटे शहरों में जो जब से प्राधिकरण आया है, यहाँ पे काफ़ी आर्किटेक्चर का जो स्कोप है वो बढ़ गया है। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी उत्तराखंड में ही सेटल होना चाहिए और यहीं अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। कि जो लोकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम जाते हैं, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात करके हम वहाँ से इंटर्न्स लेते हैं, वी हायर फ्रेशर्स और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के लिए हम पर्सनली तो देते ही रहते हैं। हल्द्वानी में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत कही जा रही इस कंपनी से सबको बड़ी उम्मीदें हैं। पहाड़ में पलायन रोकने के लिए भी ऐसे छोटे छोटे प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
कोरोना काल में लौटे प्रवासियों के लिए सरकार रोजगार के कई मौके लेकर आई और गांव वालों ने कृषि, पशुपालन और मुर्गी बकरी पालन के लिए 0% ब्याज पर लोन लिया। लेकिन लोन मिलने के बाद लोगों का कहना है कि बैंक अब कह रहा है कि अगर एक भी इंस्टॉलमेंट टूटी तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज जमा करना होगा, जिसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। इसमें यही तो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही आ रही है। ये तो हम लीगली जो तरीका होता है दान नामा से हमका ट्रांसफर कराएंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। कम से कम उस प्रोसेस में 2 महीने आपका लग जाता है कि दाखिल खारिज होने में, दान नामा होने में, तो उसमें वो तो टाइम लगेगा ही। जो सरकारी प्रक्रिया है उसका टाइम तो होना ही होना है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।